मम्मी की बेस्ट फ्रेंड ने अपनी बेटी की हिफाजत के चक्कर में कॉलेज के पहले ही दिन मुझे उसके साथ रहने भेज दिया। मुझे लगा था वो वही पुरानी गोलू मोलू सी मोटी लड़की होगी, लेकिन जैसे ही मैंने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, मेरे होश उड़ गए। सामने कोई और नहीं बल्कि पूरे कॉलेज के हजारों लड़कों की ड्रीम गर्ल शेन मैंक्सी खड़ी थी। तभी शेन मैंक्सी नहाकर बाहर निकली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई अंदर है, और वो बिना कपड़ों के ही बाथरूम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मुझे देखते ही उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए सन्न हो गया, और फिर पूरे अपार्टमेंट में उसकी एक कान फाड़ू चीख गूंज उठी। शेन मैंक्सी, बेशरम, बदतमीज, तुम अंदर कैसे आए? मैं चुप हो जाओ। उसकी चीख मेरे कान के पर्दे फाड़ने वाली थी, तो मैंने थोड़ा जोर से उसे डांट दिया। शेन मैंगक्सी ने तुरंत खुद को कवर किया और पास पड़ा एक गुलदस्ता उठा लिया। शेन मैंगक्सी, पास मत आना। किसी के घर में ऐसे घुसना जुर्म है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूं। मैंने गहरी सांस भरी और जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। जरा आंखें खोलकर देखो, मेरे पास चाबी है। ये मेरा घर है, या यूं कहूं कि मेरी मम्मी ने मेरे रहने का इंतजाम यहीं किया है। शेन मैंक्सी ये सुनकर एकदम दंग रह गई। अचानक उसे अपनी मम्मी का वो कुछ दिन पहले वाला सीक्रेट फोन कॉल याद आया। मैंक्सी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक रूममेट ढूंढा है। तुम्हारी मुक्ता आंटी का बेटा। बेचारा बहुत सीधा साधा और हैंडसम लड़का है। तुम्हारी देखभाल भी कर लेगा। तुम लोग बचपन में मिले भी थे। मुक्ता आंटी का बेटा? बचपन में मिले थे? शेन मैंक्सी के दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर आई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, शेन मैंक्सी, क्या तुम मुक्ता आंटी के बेटे हो? मैं बिना हिचकिचाए, हाँ, मैं ही हूं। शेन मैंक्सी की आंखों में शक थोड़ा कम हुआ। शेन मैंक्सी, ओह, तो तुम ही वो बेचारे बच्चे हो जिसके बारे में मम्मी कह रही थी कि तुम बहुत शर्मीले हो, कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला नहीं है और तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है। ये सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। तबीयत खराब? मैं? तभी मैंने भी पलटवार किया। मैं? अच्छा, तो तुम वही नाक बहने वाली नन्ही मोटी बच्ची हो? शेन मैंगक्सी का तो जैसे पारा ही चढ़ गया। वो ऐसे भड़की जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। शेन मैंगक्सी, किसे नाक बहने वाली का? और मोटी कौन है बे? मैं बचपन से ही परी जैसी हूं। वो बस बेबी फैट था, समझे? बेबी फैट। इतना सुनाने के बाद अचानक उसे याद आया कि वो अभी भी बिना कपड़ों के खड़ी है। उसकी फिर से एक चीख निकली। शेन मैंगक्सी, पीछे मुड़ो, देखना मत। वो हवा की रफ्तार से भागकर बाथरूम में घुस गई और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैंने बस अपने कंधे उचकाए और सोचा, यह क्या मुसीबत है। सोचा था कोई सीधा साधा लड़का होगा साथ में, पर यहां तो कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। दिखने में तो ये परी है, पर मिजाज से पूरी आफत की पुड़िया। तकरीबन 2 मिनट बाद शेन मैंक्सी कपड़े बदलकर बाहर आई। उसके एक हाथ में कागज था और दूसरे में पेन। वो पूरे टशन में चलते हुए सीधा टेबल के पास आई। शेन मैंक्सी, देखो, क्योंकि मम्मी ने तुम्हें यहां भेजा है तो मैं तुम्हें भगा तो नहीं सकती, लेकिन अगर साथ रहना है तो मेरे कायदे कानून मानने होंगे। ये लिविंग एग्रीमेंट है, इस पर साइन करो। मैंने कागज उठाया और एक नजर डाली। भाई साहब, मेरी तो भौहें तन गई। उसमें 10-12 शर्तें लिखी थीं, और सारी की सारी ऐसी जैसे मैं कोई नौकर हूं। शेन मैंक्सी अपनी ठुड्डी ऊपर करके बड़े गर्व से मुझे देख रही थी। शेन मैंक्सी, क्या हुआ? कोई दिक्कत ना हो तो साइन कर दो। मैंने उसके एटीट्यूड को पूरी तरह इग्नोर किया और उस कागज को मरोड़कर सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। पहली बात, ये शेयरिंग अपार्टमेंट है। मैं यहां तुम्हारा नौकर बनकर नहीं आया। दूसरी बात, सफाई बारी बारी से होगी, और खाना जिसे खाना है खाए, वरना भाड़ में जाए। और तीसरी बात, मैंने उस बड़े बालकनी वाले मास्टर बेडरूम की तरफ इशारा किया जहां सबसे अच्छी धूप आती थी। वो कमरा मुझे पसंद आ गया है, और मेरा सामान भी अंदर पहुंच चुका है। शेन मैंगॉक्सी के चेहरे की चमक पल भर में गायब हो गई। वो गुस्से में उंगली दिखाकर चिल्लाने लगी, शेन मैंगॉक्सी, तुम तुम बहुत बदतमीज हो। वो मेरा कमरा है, मैंने वहां अपना बिस्तर भी लगा लिया है। पर मैंने उसकी एक न सुनी और बस इतना कहा, वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कमरा है। और सुनो,
मुझे अपनी जिंदगी में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं है। रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। इतना कहकर मैं किचन की तरफ मुड़ गया और उस गुस्से से फटने वाली शेन मेंगक्सी को वहीं छोड़ दिया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि किचन से देसी घी और प्याज के तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल गई। गुस्से में आग बबूला होने वाली शेन मेंगक्सी उस खुशबू को सूंघकर अचानक वहीं ठहर गई। शेन मैंगक्सी असल में एक नंबर की भुक्कड़ थी, पर अपनी जीरो फिगर बनाए रखने के चक्कर में उसने रात को बस थोड़ा सा सलाद खाया था। अब भूख के मारे उसका बुरा हाल था। तभी इस सन्नाटे भरे कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, गुड़गुड़। शेन मैंगक्सी के पेट से निकली वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैं किचन से बाहर आया, हाथ में गर्मा गर्म अनियन ऑयल नूडल्स की 2 प्लेट्स लेकर। मैं चुपचाप टेबल पर बैठ गया और मजे से खाने लगा। वाह, स्वाद तो जबरदस्त है, पर अफसोस, किसी को अपनी डाइट का ख्याल रखना है तो वो शायद रात को ये सब नहीं खाएगा। शेन मैंगक्सी वहीं खड़ी उन नूडल्स को घूरती रही। खुशबू इतनी कातिल थी कि उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये कमीना इतना अच्छा खाना कैसे बना लेता है। मैंने सिर उठाया और एक शरारती मुस्कान के साथ उसे देखा। क्यों, खाने का मन है? शेन मैंगक्सी ने अपने होंठ चबाए और मुंह फेर लिया। शेन मैंगक्सी, किसे चाहिए ये? इसमें सिर्फ कार्ब्स भरे हैं, कुत्ते भी नहीं खाएंगे इसे। मैं ठीक है फिर, फेंक देता हूं। इतना कहकर मैंने दूसरी प्लेट उठाई और डस्टबिन की तरफ बढ़ने का नाटक किया। शेन मैंगक्सी, रुको रुको! उसकी आवाज में छटपटाहट साफ थी। मैं रुक गया और प्लेट वापस टेबल पर रख दी। बैठो और खा लो, पर याद रखना, खाने के बाद बर्तन तुम धोओगी, ये यहां का रूल है। शेन मैंगक्सी के अंदर 2 सेकंड तक जंग चली, पर आखिर में भूख ने उसकी ईगो को हरा ही दिया। वो चिढ़ते हुए टेबल पर बैठ गई और गुस्से में कांटे से नूडल्स को ऐसे उठाया जैसे किसी का कत्ल कर रही हो। शेन मैंगक्सी, खा रही हूं, और बर्तन भी मैं ही धो दूंगी, खुश? मेरे चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। मन ही मन सोचा, बेटा तुम तो मेरे चंगुल में फंस गई। शेन मैंगक्सी ने आखिरी निवाला खाया और प्लेट खाली कर दी। उसका मन तो और खाने का था, पर तभी उसने देखा कि मैं उसे बड़े मजे से घूर रहा हूं। वो शर्म से लाल हो गई और अपनी इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने तुरंत अपनी मम्मी को वीडियो कॉल मिला दिया। स्क्रीन पर एक खूबसूरत और सलीकेदार महिला नजर आई, शेन मैंगक्सी की मम्मी। मम्मी, अरे मैंगक्सी, मिल ली अपने मुक्ता आंटी के बेटे से? कैसी जमी तुम दोनों की? शेन मैंगक्सी की आंखें डबडबा गईं और वो एकदम बेचारी बनकर रोने जैसा मुंह बनाने लगी। शेन मैंगक्सी, मम्मी, मेरी बात सुनो, ये लड़का एकदम बदतमीज और गुंडा है। इसने मेरा मास्टर बेडरूम छीन लिया और मुझ पर चिल्लाया भी। वीडियो कॉल के उस पार बैठी उसकी मम्मी एक पल के लिए रुकी और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। मम्मी, अरे, कमरा छीन लिया तो ये तो अच्छी बात है ना। लड़कों में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। मास्टर बेडरूम में रहकर वो पूरे घर की हिफाजत करेगा। और सुनो, मुक्ता का बेटा बचपन से मेरे सामने बड़ा हुआ है, बहुत शरीफ और सीधा बच्चा है। पक्का तूने ही अपनी नखरेबाज जिद दिखाई होगी। शेन मैंगक्सी का चेहरा देखने लायक था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सगी मां ऐसा कह रही है। शेन मैंगक्सी, मम्मी, सच बताओ, आपकी सगी औलाद कौन है, मैं या ये? मम्मी ने हाथ हिलाते हुए बात को वहीं खत्म कर दिया। चलो चलो, अब ड्रामा बंद करो और आपस में मिलजुल कर रहो। मैं अभी बिजी हूं, फोन रखती हूं। हाँ, और उससे कहना कि तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए। अपनी मां पर गया है, हाथ में जादू है उसके। फोन कट गया और शेन मैंगक्सी वही पत्थर की मूरत बनकर रह गई। क्या ये सच में उसकी सगी मां थी? ये तो अपनी बेटी को जानबूझकर आग के हवाले करने जैसा था। तभी मैं उठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं लगता है आंटी जी काफी समझदार और सुलझी हुई इंसान है। खैर, बर्तन धोना मत भूलना, मैं सोने जा रहा हूं। इतना कहकर मैं पूरे टशन में मास्टर बेडरूम के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मेरी नजर टेबल के कोने पर रखी एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटो पर पड़ी। फोटो में 2 छोटे बच्चे थे। एक छोटा लड़का एक छोटी लड़की को नीचे दबाकर उसकी टॉफी छीन रहा था। फोटो के पीछे किसी ने बड़े प्यार से छोटी सी लिखावट में लिखा था,
दुनिया का सबसे घटिया मुक्ता आंटी का बेटा। बड़ी होकर इसके दोनों सिर फोड़ दूंगी। ये देखकर मेरे तो तोते उड़ गए। क्या शेन मैंक्सी को बचपन की वो सारी बातें याद थी? क्या इस लड़की ने ये फोटो अब तक संभाल कर रखी थी? मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शेन मैंक्सी, मुक्ता के बेटे, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेन मैंक्सी की आवाज में घबराहट और साफ डर झलक रहा था। मेरी भौहें तन गई। अभी कुछ देर पहले तो ये शेरनी बनी घूम रही थी, अचानक इसके तेवर कैसे बदल गए? क्या इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मैंने तुरंत दरवाजा खोला। शुक्र है वहां ना तो कोई कत्ल हुआ था और ना ही कोई लुटेरा घुसा था। बस शेन मैंक्सी सोफे पर दुबक कर थर थर कांप रही थी। मुझे देखते ही उसकी जान में जान आई और उसकी आंखें भर आईं। शेन मैंक्सी, "मु- मुक्ता के बेटे, वहां वहां एक राक्षस है।" उसने अपनी कांपती हुई उंगली से लिविंग रूम के बीचों बीच लगे उस बड़े से क्रिस्टल झूमर की तरफ इशारा किया। शेन मैंक्सी, वो वो वहां बैठा है और वो उड़ता भी है। मैंने उस तरफ देखा जहां उसने इशारा किया था। झूमर की सजावट के बीच एक काले भूरे रंग का जीव बैठा था। वो एक कॉकरोच था, और कोई मामूली नहीं, बल्कि दक्षिण चीन का वो खूंखार बड़ा वाला कॉकरोच जो उड़ भी सकता था। उत्तर में पली बड़ी शेन मैंक्सी के लिए ये किसी एलियन से कम नहीं था। मैं धीरे से हंसा और मेरी आंखों में शरारत की एक चमक दौड़ गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या आ गया, और यहां तो बस एक नन्हा सा कॉकरोच बैठा था। भाई साहब, इसकी बॉडी देखकर तो लग रहा था जैसे जिम जाता हो। तुम तुम अभी भी हंस रहे हो? इसे यहां से भगाओ प्लीज, मैं भीख मांगती हूं। पर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने बस शांति से उसे देखा। शेन मैंक्सी जी, जरा एक बात साफ कर लीजिए, मैं आपका रूममेट हूं, आपका बॉडीगार्ड या नौकर नहीं। अभी थोड़ी देर पहले किसने कहा था कि वो आपका कमरा है और ये लिविंग रूम है, और हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे? शेन मैंक्सी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर जैसे ही उसकी नजर उस झूमर पर बैठे राक्षस पर पड़ी, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। शेन मैंक्सी, ठीक है, तुम क्या चाहते हो? इसे हटाने के लिए क्या करना होगा? मैंने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी पांचों उंगलियां फैला दी। मैं सीधे शब्दों में, 500 रुपए। शेन मैंक्सी हैरान होकर, क्या तुम्हारी मति मारी गई है क्या? एक मामूली कीड़े को पकड़ने के 500 रुपए? तुम डाका डाल रहे हो। मैंने बस अपने कंधे उचकाए और अपने कमरे की तरफ मुड़ने का नाटक किया। मैं डराते हुए, महंगा लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर रात भर इसके साथ ही सो जाओ। सुना है ये चीजें रात को बहुत एक्टिव हो जाती हैं। इन्हें इंसानों के कान में घुसकर अंडे देना और सोते वक्त होठों से लार चाटना बहुत पसंद है। इतना सुनते ही शेन मैंक्सी ने अपने कान कसकर बंद कर लिए और जोर से चिल्लाई, शेन मैंक्सी, बस करो, चुप हो जाओ, मैं दे रही हूं, अभी के अभी पैसे ट्रांसफर कर रही हूं। तभी मेरे फोन पर पैसे आने की वो मीठी सी आवाज गूंजी। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मैडम बहुत दरिया दिल हैं। अब देखो, 500 रुपए वाली सर्विस एकदम प्रोफेशनल। मैंने अपनी कलाई घुमाई और मेरी नजरें एकदम शिकारी जैसी तेज हो गई। पर तभी झूमर पर बैठे उस बड़े कॉकरोच को शायद खतरे का अंदाजा हो गया। तभी उस कमबख्त कॉकरोच को शायद अपनी जान का खतरा महसूस हो गया। उसने अपना ठिकाना छोड़ा और अपने पंख फरफराते हुए सीधा शेन मैंगक्सी की तरफ सुसाइड अटैक कर दिया। शेन मैंगक्सी, बचाओ, बचाओ मुझे! डर के मारे शेन मैंगक्सी के होश उड़ गए। वो सोफे से उछली और बदहवास होकर भागने लगी। पर जब इंसान हद से ज्यादा डरा होता है तो उसके पैर उसका साथ छोड़ देते हैं। शेन मैंगक्सी का अपना ही बायां पैर दाएं पैर से टकरा गया और वो अपना बैलेंस खोकर सीधा आगे की तरफ गिरी। किस्मत तो देखो, वो उड़ता हुआ कॉकरोच सीधा उसके खूबसूरत चेहरे से टकराने ही वाला था। ठीक उसी पल मैं हरकत में आया। बिना एक पल गवाए मैंने अपना हाथ हवा में लहराया और उस फरफराते हुए राक्षस को शेन मैंगक्सी के चेहरे से महज आधा मीटर दूर दबोच लिया। फिर मैंने तेजी से एक कागज निकाला,
उसे लपेटा और सीधा कूड़ेदान के हवाले कर दिया। काम खत्म करने के बाद मैं पलटा ताकि उसका थोड़ा और मजाक उड़ा सकूं, पर तभी एक हादसा हो गया। शेन मैंक्सी की गिरने की रफ्तार अभी थमी नहीं थी। वो बेकाबू होकर सीधा मेरी तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं कूड़ा फेंक कर पीछे मुड़ा, वो गुलाबी रंग की आफत सीधा मेरी बाहों में आ गिरी। हम दोनों एक दूसरे से जोर से टकराए। उसे गिरने से बचाने के लिए मैंने अनजाने में अपना हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लपेट दिया। शेन मैंक्सी का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। उसके दोनों हाथ मेरे सीने पर थे और उसका चेहरा सीधा मेरे कॉलर बोन से सटा हुआ था। उसे मेरी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, मानो 3 सेकंड के लिए वक्त वहीं ठहर गया हो। फिर अचानक शेन मैंक्सी को होश आया। उसने मुझे झटके से पीछे धकेला और उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख लाल हो गया और वो लाली उसके कानों तक फैल चुकी थी। लेकिन मैं तो एकदम कूल था। मैंने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। शेन मैंक्सी जी, ये तो एक्स्ट्रा सर्विस हो गई। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। शेन मैंक्सी, तुम तुम बहुत बड़े बदतमीज हो। शेन मैंक्सी शर्म के मारे मरी जा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर नीचे गई और उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आखिर जब वो मुझसे चिपकी हुई थी तो उसे कुछ एहसास तो हुआ ही था। उसने कांपती हुई उंगली से मेरी पैंट की तरफ इशारा किया और हकलाते हुए बोली, मुक्ता के बेटे, क्या तुम क्या अभी तुम्हें रिस्पॉन्स हुआ था? मैं एक पल के लिए ठिठक गया, फिर नीचे देखा। भाई, अभी इतनी भागदौड़ हुई थी, खून का बहाव तेज था, तो थोड़ा बहुत असर तो दिखना ही था। पर यह तो कुदरती बात है ना। मैंने चेहरा सीधा किया और एकदम सीरियस होकर उसकी आंखों में देखा। मैं शेन मैंक्सी, तुम अब बच्ची नहीं हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इतनी भागदौड़ के बाद ये लड़कों की एक नॉर्मल चीज है। इसका मतलब है कि मैं एकदम फिट हूं और मेरा खून पूरी तेजी से दौड़ रहा है। इतना कहकर मैं एक कदम और उसकी तरफ बढ़ा। मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। मैं वैसे भी, जिस तरह से तुम मुझे गले लगा रही थी, इतनी जोर से जो तुम मुझसे चिपकी हुई थी, अगर अब भी मुझे कोई रिएक्शन ना होता तो ये तुम्हारी खूबसूरती की सबसे बड़ी बेइज्जती होती। शेन मैंगैक्सी के पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उसका चेहरा शर्म से इतना लाल हो गया था जैसे अभी खून टपक पड़ेगा। शेन मैंगैक्सी, तुम बस अपनी बात ऊपर रखना जानते हो। मैंने बेपरवाह होकर हाथ हिलाया। चलो चलो, कॉकरोच भी पकड़ लिया और तुमने मजे भी लूट लिए। अब मैं सोने जा रहा हूं। मेरे कमरे में जाने के बाद लिविंग रूम में शेन मैंगैक्सी अकेली रह गई। उसने अपनी हथेलियों को देखा और दांत पीसते हुए बुदबुदाई, कमीना कहीं का। अगली सुबह 6:30 बजे जब सूरज की पहली किरण खिड़की पर पड़ी, मेरी आंखें खुल गईं। मैंने अपनी टी शर्ट उतारी और मेरी 9 पैक एब्स चमकने लगीं। बालकनी का दरवाजा खोलकर मैंने उगते सूरज के सामने एक जोरदार अंगड़ाई ली। तभी बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला। शेन मैंगक्सी अपने बिखरे हुए बालों और आधी खुली आंखों के साथ बाहर आई। शेन मैंगक्सी, सुबह सुबह बालकनी में कौन है? मैं उसकी तरफ पीठ करके स्ट्रेचिंग कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए, मेरी पीठ की मांसपेशियां किसी पहाड़ की तरह उभर आईं। पसीने से भीगी हुई वो पीठ और वो इन्वर्टेड ट्रायंगल वाली बॉडी एकदम खतरनाक और मर्दाना लग रही थी। शेन मैंगक्सी वहीं पत्थर की मूरत बन गई। उसने अनजाने में अपना थूक गटका। मन ही मन उसने सोचा, इस कमीने की बॉडी तो। शेन मैंगक्सी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कमीने की बॉडी इतनी जबरदस्त होगी। वो अभी उसे निहार ही रही थी कि तभी मुझे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और मैं अचानक पलट गया। हमारी आंखें मिली और शेन मैंगक्सी का चेहरा पल भर में सुर्ख लाल हो गया। उसने झटके से अपनी नजरें फेर ली। शेन मैंगक्सी, तुम तुम ऐसे नंगे बदन बालकनी में क्या कर रहे हो? कोई शर्म हया है या नहीं? तुम तो पूरे एक्सपोजरबाज निकले। मैं, शेन मैंगक्सी जी, जरा होश में आइए। ये मेरी बालकनी है और सुबह सुबह वर्कआउट करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन हां, तुम जो मुझे इतनी देर से तार रही थी, उसके पैसे लगेंगे। एक नजर के 50 रुपए।
तुमने कम से कम 10 सेकंड देखा है, तो चलो राउंड फिगर करके 500 निकालो। शेन मैंक्सी ने गुस्से में पैर पटका, पर उसके दिमाग से वो मर्दाना मसल्स वाली तस्वीर हट ही नहीं रही थी। शेन मैंक्सी, किसे देखनी है तुम्हारी ये सड़ी हुई बॉडी? सब फालतू का मांस है। इतना कहकर वो भागकर बाथरूम में घुस गई। मैंने बस अपने कंधे उचकाए और सीधा किचन में चला गया। मुश्किल से 10 मिनट हुए थे और मैंने टेबल पर ताजे, भाप निकलते पनीर और कीमा लोडेड मोमोज, सूप डम्पलिंग्स सजा दिए। पूरे घर में उसकी कातिल खुशबू फैल गई। तभी शेन मेंगक्सी तैयार होकर बाहर आई। वो पूरा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वो खुशबू उसकी नाक में घुसी, उसके पेट ने फिर से दगा दे दिया। गुड़-गुड़। मैंने एक मोमो उठाया और मजे से उसकी तरफ देखा। वाह, क्या खुशबू है। अफसोस, कुछ लोग तो बस मैगी उबालना जानते हैं, उन्हें ये सब कहाँ नसीब होगा। शेन मेंगक्सी ने अपने होंठ चबाए, पर उसकी नजरें बार बार उस टेबल की तरफ जा रही थी। ये तुमने बनाया है? और नहीं तो क्या कोई परी आकर बना दी है? शेन मैंक्सी ने कुर्सी खींची और झिझकते हुए बैठ गई। देखो, तुमने इतना सारा बनाया है, अकेले तो खा नहीं पाओगे, और खाना बर्बाद करना पाप है, इसलिए मैं थोड़ी मदद कर देती हूं। मैंने उसकी तरफ एक तिरछी नजर डाली। क्यों, खाने का मन है? अरे नहीं, मैं तो बस बर्बादी रोक रही हूं, इसलिए थोड़ा सा खा लूंगी। मैंने अपनी 2 उंगलियां हवा में उठाई। ठीक है, खा लो। एक पीस के 20 रुपए, एकदम फिक्स रेट है। मुक्ता के बेटे, डाका डाल रहे हो क्या? बाहर दुकान पर 2 रुपए का एक मिलता है। तो बाहर जाकर खा लो ना, किसने रोका है? गुस्से में दांत पीसने लगी, पर वो खुशबू बर्दाश्त के बाहर थी। ठीक है, 20 रुपए ही सही, खाते में लिख लेना। इतना कहकर वो गुस्से में बैठ गई और एक पीस उठाकर ऐसे चबाया जैसे मेरा कत्ल कर रही हो। 20 मिनट बाद हम दोनों दरवाजे पर जूते पहन रहे थे। फिर से वही खतरनाक और ठंडी कॉलेज क्वीन बन चुकी थी। बस उसके होंठों के कोने पर तेल का एक निशान बाकी था। जूते पहनते वक्त उसने एकदम सीरियस होकर मुझसे कहा, सुनो, एक बात पहले ही साफ कर दूं। भले ही हम मजबूरी में साथ रह रहे हैं, पर कॉलेज में हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। अजनबी बनकर रहना होगा, समझे? मेरे जूते के फीते बांधते हुए हाथ अचानक रुक गए और फिर मैंने जूते के फीते बांधना बंद किया और सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वाह, क्या बात है, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। शेन मैंक्सी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपनी जगह से उठा और बड़े इत्मीनान से अपना कॉलर ठीक किया। मतलब साफ है, मैं भी यही चाहता हूं। मुझे कॉलेज में अपनी सच्ची मोहब्बत ढूंढनी है। अगर सबको पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तो मेरी तो किस्मत पर ताला लग जाएगा। फिर मैं किसके कंधे पर सर रखकर रोऊंगा? शेन मैंक्सी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने पैर पटका और नाक चढ़ाकर बोली, शेन मैंक्सी, हाँ, अच्छा होगा कि तुम यही सोचो। सुनो, तुम सीढ़ियों से जाओगे और मैं लिफ्ट से। मेरे साथ आने की हिम्मत भी मत करना। मैंने उसे गुस्से में जाते हुए देखा और बस अपना सिर हिलाया। इस नखरेबाज का गुस्सा तो सिर्फ मैं ही झेल सकता हूं। लेकिन 3 मिनट बाद कहानी बदल गई। शेन मैंक्सी सड़क किनारे खड़ी होकर पागलों की तरह अपना फोन देख रही थी। टैक्सी ऐप पर लिखा था, 69 लोग आपसे आगे हैं, इंतजार का समय 38 मिनट। शेन मैंक्सी, नहीं नहीं, आज कॉलेज का पहला दिन है और मेरी स्कूटी को भी अभी खराब होना था। तभी मैं अपनी जेबों में हाथ डाले बड़े मजे से टहलता हुआ बाहर आया। शेन मैंक्सी को अभी भी सड़क की धूल फाकते देख मैंने एक जोरदार सीटी बजाई। ओहो शेन क्वीन जी, आप अभी तक यहीं हैं? क्या मेरा इंतजार कर रही हैं? शेन मैंक्सी, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। टैक्सी नहीं मिल रही है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा बनाया नाश्ता इतना टेस्टी था, मेरा मतलब है तुम खा रहे थे बहुत धीरे। मैं हंसा, पर मैंने कोई बहस नहीं की। बस अपनी जेब से एक चाबी निकाली और एक बटन दबाया। तभी पास ही पेड़ की छांव में खड़ी एक चमचमाती सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार की हेडलाइट्स 2 बार झपकी। शेन मैंगक्सी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। शेन मैंक्सी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फटी आंखों से मुझे और उस कार को देख रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया था।
ये वही लड़का है ना जिसने कॉकरोच पकड़ने के 500 रुपए और एक मोमो के 20 रुपए वसूले थे? और अब ये गाड़ी? तभी मैंने कार का शीशा नीचे किया और बुत बनी खड़ी शेन मैंक्सी की तरफ एक कातिल मुस्कान के साथ देखा। मैं, शेन क्वीन जी, रास्ता एक ही है, कहो तो लिफ्ट दे दूं? शेन मैंक्सी पहले तो मना करने वाली थी, पर फिर उसने घड़ी देखी और फिर उस चमचमाती स्पोर्ट्स कार को। उसने अपने दांत भींचे और झटके से दरवाजा खोलकर बगल वाली सीट पर बैठ गई। शेन मैंक्सी, चलो अब, जल्दी चलाओ। 15 मिनट बाद जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट पर मैंने एक जबरदस्त ड्रिफ्ट मारी और कार को पेड़ की छांव में लाकर खड़ा कर दिया। शेन मैंगक्सी की जान हलक में अटकी हुई थी। उसने कांपते हाथों से बेल्ट खोली और कार से ऐसे बाहर निकली जैसे किसी पिंजरे से भाग रही हो। शेन मैंगक्सी, पागल कहीं के, अगली बार तुम्हारी गाड़ी में कभी नहीं बैठूंगी। पर तभी पीछे से एक सफेद BMW आई और ठीक हमारी कार के बगल में आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और काले चश्मे में एक छपरी सा अमीर लड़का बाहर झांकने लगा। ये था यूनिवर्सिटी का मशहूर रईसजादा जय जियासाई, जो पागलों की तरह शेन मैंगक्सी के पीछे पड़ा था। जय यहां शेन मैंगक्सी का रास्ता रोकने आया था, पर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी ड्रीम गर्ल एक अनजान लड़के की स्पोर्ट्स कार से उतर रही थी। उस रईसजादे जय का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, मैंगसी, तुम इस गाड़ी से कैसे उतरी? और ये कौन है? शेन मैंगसी, ये कौन है, इससे तुम्हें क्या मतलब? और सुनो, अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। न तभी मैंने अपनी कार का शीशा नीचे किया और ऊपर से नीचे तक उस जय को बड़े मजे से देखा। मैं कौन हूं? मैं मैंगसी का पर्सनल ड्राइवर हूं। ड्राइवर? जय की जान में जान आई और उसके चेहरे की जलन अब घमंड में बदल गई। उसने मुझे बड़ी नीची नजरों से देखा। मैंगसी, तुम्हारे इस ड्राइवर को तमीज नहीं है क्या? मुझे देखकर गाड़ी से उतरकर सलाम करना तो दूर, ये अपनी सीट पर बैठकर मुझसे बात करने की हिम्मत कर रहा है। जय, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है, रास्ता छोड़ो। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इस नौकर को छोड़ रहा हूं। इतना कहकर जय ने मेरी तरफ उंगली उठाई और धमकी भरे अंदाज में बोला, ओए छोकरे, गाड़ी जरा संभल कर चलाना। अगर मैंगसी को एक खरोच भी आई ना तो खुद को बेचकर भी तू इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। इतना कहकर उसने जोर से एक्सीलेटर दबाया और अपनी BMW को धुआं उड़ाते हुए आगे ले गया। मैंने उसकी कार की टेल लाइट्स को देखा और बस अपना सिर हिलाया। आजकल कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा खुद को शेर समझने लगा है। शेन मैंगसी पहले तो इस बात पर चिड़ी हुई थी कि मैंने खुद को ड्राइवर क्यों कहा, पर मेरी बात सुनकर उसकी हंसी छूट गई। शेन मैंगसी, मुक्ता के बेटे, क्या तुम्हारे मुंह से कभी कोई सच बात निकलती भी है? और सुनो, मुझे मैंगसी बुलाना बंद करो। मैं, ठीक है मैंगसी, कोई बात नहीं मैंगसी। इतना कहकर मैंने भी एक्सीलेटर पर पैर रखा और स्पोर्ट्स कार दहाड़ती हुई कैंपस के अंदर घुस गई। आधे घंटे बाद तपते हुए खेल के मैदान पर हजारों नए स्टूडेंट्स कॉम्यूफ्लेज वर्दी पहने कतारों में एकदम सीधे खड़े थे। तभी एक भारी और कड़क आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, ट्रेनर, सब के सब एकदम सीधे खड़े रहो। अगर कोई भी हिला तो आधे घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होगी, याद रखना। नरेटर, ये था ट्रेनिंग इंचार्ज लियू एयर, एक रिटायर्ड फौजी जो अपनी सख्ती के लिए मशहूर था। वहीं सबसे आगे जय अपना सीना चौड़ा किए खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी डायरी थी और वो अपनी जहरीली नजरों से लड़कों की कतार को स्कैन कर रहा था। आखिरकार उसकी नजरें सबसे आखिरी लाइन में खड़े तुम पर जाकर टिक गईं। तुम वहां बोरियत के साथ खड़े थे। हालांकि तुम्हारा पॉस्चर सही था, पर तुम्हारे चेहरे की बेपरवाही साफ बता रही थी कि तुम इस ट्रेनिंग को जरा भी घास नहीं डाल रहे। जय सीधा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी डायरी से तुम्हारे सीने पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, लाइन से बाहर निकलो। तुमने अपनी पलकें तक नहीं झपकाएं और बस एक ठंडी हंसी के साथ पूछा, कोई काम है? ये खड़े होने का कौन सा तरीका है? क्या ट्रेनिंग में ऐसे खड़े होते हैं? कमर सीधी करो और सिर ऊपर उठाओ। मुझे लगता है तुम्हारा एटीट्यूड खराब है। जाओ, अभी के अभी मैदान के 5 चक्कर लगाओ।
जब तक चक्कर पूरे नहीं होंगे खाना नहीं मिलेगा। 5 चक्कर यानी पूरे 2 किलोमीटर। 35 डिग्री की इस झुलसाती गर्मी में 2 किलोमीटर दौड़ने का मतलब था अधमरा हो जाना। लड़कियों की कतार में खड़ी शेन मैक्सी की भौहें तन गई। भले ही वो तुमसे चिढ़ती थी, पर उसे साफ दिख रहा था कि जय जानबूझकर अपनी खुन्नस निकाल रहा है। लियू एयर ये सुनकर पास आया। उसने एक नजर जय पर डाली और फिर तुम्हें घूरा। जय ने तुरंत मौका देखा और लियू एयर के कान में फुसफुसाया, जर, ये लड़का बहुत बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अभी कतार में खड़े होकर फालतू बातें कर रहा था, जिससे सबका ध्यान भटक रहा है। ऐसे लोगों को अगर अभी नहीं सुधारा तो ये आगे चलकर सबको बिगाड़ देगा। लियू एयर की भौहें तन गई। उसे अनुशासन तोड़ने वाले लड़कों से सख्त नफरत थी। उसने तुम्हारी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, अगर मॉनिटर ने सजा दी है तो तुम्हें दौड़ना होगा। हुक्म मानना ही एक फौजी का पहला धर्म है। जय के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, बेटा मुझसे भिड़ेगा, अब देख तुझे कैसे मसलता हूं। पर तभी तुम्हारी आवाज पूरे मैदान में बिजली की तरह कड़की, मैं नहीं दौड़ूंगा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सब तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे तुमने मौत को दावत दे दी हो। तुमने बात यहीं खत्म नहीं की। मैं दौड़ना तो दूर, मुझे तो लगता है कि यहां लकड़ी के खंबे की तरह सीधे खड़े रहना वक्त की बर्बादी है। मैदान में खलबली मच गई। पहले ही दिन ट्रेनर से पंगा। शेन मैक्सी तो गुस्से में पैर पटकने लगी। इस गधे का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस वक्त हीरो बनने की क्या जरूरत थी? लियू एयर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। चारों तरफ एक खौफनाक खामोशी छा गई। ट्रेनर, तुम तुम कह रहे हो कि ये वक्त की बर्बादी है? मैं बिल्कुल। ट्रेनिंग का मकसद शरीर को फौलाद बनाना होता है, ना कि यहां बुत बनकर खड़े रहना ताकि कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा सकें। मेरे लिए ये सब बच्चों का खेल है। ट्रेनर, बड़ा घमंड है अपनी ताकत पर। ठीक है फिर। ट्रेनर, बड़ा घमंड है अपनी ताकत पर। ठीक है फिर। अगर तुम्हें ये सब बच्चों का खेल लगता है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे साथ 2-2 हाथ कर लो। अगर तुमने मेरे सामने 3 वार झेल लिए तो तुम्हारी ट्रेनिंग अभी खत्म। फिर जो मन आए वो करो। और अगर नहीं झेल पाए तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, तुमने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं और अगर नहीं झेल पाया तो मैं इसी वक्त कॉलेज छोड़ दूंगा। मैदान में सन्नाटा छा गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। भाई, ये तो बहुत बड़ा दांव खेल गया। जय तो खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसे लगा अब तो तुम्हारा पत्ता साफ। लियूअर ने अपनी पोजीशन ली और चिल्लाया, हिम्मत तो है तुझमें, आजा फिर। इतना कहते ही उसने एक जोरदार मुक्का सीधा तुम्हारे चेहरे की तरफ ताना। वार में पूरी ताकत थी, जिसे झेलना किसी आम स्टूडेंट के बस की बात नहीं थी। पर जैसे ही मुक्का लगने वाला था, तुमने फुर्ती से अपना शरीर थोड़ा सा झुकाया और वार को खाली निकाल दिया। अगले ही पल तुम बिजली की रफ्तार से हरकत में आए। तुमने लियू एयर की कलाई पकड़ी, उसकी कोहनी को सहारा दिया और अपनी कमर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए जैसे को तैसा वाला दांव चल दिया। लियू एयर को लगा जैसे उस पर किसी भारी चीज ने हमला किया हो। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ गिरते गिरते बचा। वो एक पुराना फौजी था। उसने तुरंत संभल कर 100 टांग मारी। पर तुम्हें तो जैसे पहले से पता था। तुम हल्के से हवा में उछले और जैसे ही नीचे आए, तुम्हारा घुटना किसी हथौड़े की तरह लियू एयर के सीने की तरफ बढ़ा और उसके सीने से महज 1 इंच की दूरी पर जाकर रुक गया। मैदान में खड़ी सैकड़ों आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। वो दुबला पतला सा दिखने वाला लड़का, उसने ट्रेनर को लगभग धूल चटा दी थी। अगर वो घुटना लग जाता तो ट्रेनर की कम से कम 2 पसलियां टूटनी तय थीं। लियू एयर पसीने से तरबतर था। उसने अपने सीने के पास रुके उस घुटने को देखा और उसकी पेशानी पर ठंडा पसीना आ गया। मन ही मन उसने सोचा, ये कोई मामूली लड़का नहीं है। इसके वार में जो रफ्तार और सटीकता है, ये पक्का कोई मंजा हुआ खिलाड़ी है। लियू एयर की सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसे समझ आ गया था कि ये कोई दिखावे की मार्शल आर्ट्स नहीं, बल्कि असली खतरनाक वार थे। तभी तुमने अपना पैर पीछे खींचा,
अपनी पैंट की धूल झाड़ी और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, रिपोर्टिंग सर, 3 वार पूरे हुए। लियूएर ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे का गुस्सा अब गायब हो चुका था और उसकी जगह आंखों में गहरी इज्जत चमक रही थी। वाह, क्या फुर्ती है! मान गया भाई, मेरी पारखी नजरें तुझे पहचानने में धोखा खा गईं। तू तो छुपा रुस्तम निकला। खैर, जुबान का पक्का हूं। आज से तेरी ट्रेनिंग खत्म। जो मनाए वो कर। इतना कहकर लियूएर सीधा जय की तरफ मुड़ा, जो पत्थर की मूरत बना खड़ा था। ट्रेनर का चेहरा पल भर में फिर से सख्त हो गया। जय, क्लास मॉनिटर होकर तुम्हारी सोच इतनी छोटी? तुमने झूठी रिपोर्ट दी और मुझे गुमराह किया। अभी के अभी तुम्हारा मॉनिटर का पद छीना जाता है। जाओ, मैदान के 10 चक्कर लगाओ और जब तक पूरे नहीं होंगे दोपहर का खाना भूल जाना। अरे पर सर, मुंह क्या ताक रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। जय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने एक जहरीली नजर तुम्हारी तरफ डाली और दुम दबाकर ट्रैक की तरफ भागने लगा। तभी ट्रेनर ने पास ही पेड़ की ठंडी छांव की तरफ इशारा किया। मुक्ता के बेटे, अब से तुम मेरे डिप्टी ट्रेनर हो। सबका पॉस्चर सही करने में मेरी मदद करना। फिलहाल वहां जाकर आराम करो। शुक्रिया सर। इतना कहकर मैं टशन में टहलता हुआ पेड़ की छांव में पहुंचा और घास पर बड़े मजे से बैठ गया। अब मैं आराम से उन सबको देख रहा था जो तपती धूप में पसीने बहा रहे थे। एक आधे घंटे बाद जब ब्रेक का ऐलान हुआ तो सारे स्टूडेंट्स को जैसे नई जिंदगी मिल गई। सब के सब घास पर ढेर हो गए। शेन मेंगक्सी भी वहीं बैठी थी, पर उसकी नजरें बार बार पेड़ की छांव में तुम्हारी तरफ जा रही थी। शेन मेंगक्सी, वो कमीना, अभी कुछ देर पहले काफी हॉट लग रहा था। माना कि वो लालची है, बदतमीज है और सबको परेशान करता है, पर उस वक्त जो उसका एटीट्यूड था, उससे दिल की धड़कन तो बढ़ ही गई थी। चलो, सुबह के नाश्ते के बदले मैं उसे ये पानी की बोतल दे देती हूं। शेन मेंगक्सी ने खुद को एक बहाना दिया, एक गहरी सांस ली और पानी की बोतल लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ने लगी। वो थी सेकेंड ईयर की सबसे खूबसूरत लड़की और डांस क्लब की प्रेसिडेंट, रिया। रिया के हाथ में एक महंगी इंपोर्टेड ड्रिंक थी और वो अपनी कातिल मुस्कान के साथ तुम्हें बोतल थमा रही थी। हे जूनियर, अभी मैदान में जो तुमने जलवा दिखाया वो काबिले तारीफ था। मैं डांस क्लब की प्रेसिडेंट हूं। क्या मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम मिल सकता है? तुम अपनी आंखें बंद किए आराम कर रहे थे। आवाज सुनकर तुमने आंखें खोली और सामने खड़ी उन लंबी और खूबसूरत टांगों को देखते हुए अपनी भौहें चढ़ाईं। इंस्टाग्राम? मेरी फ्रेंड लिस्ट में जगह पाना बहुत महंगा पड़ता है मैडम। रिया खिलखिलाकर हंसने लगी और तुम्हारी तरफ झुककर बोली, कितना महंगा? फिक्र मत करो जूनियर, तुम्हारी इस सीनियर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है।